कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पाठ 7 5 को सदन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने रंध्र के बारे में पढ़ा, रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं रंध्र की क्रियाविधि, रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। तो रंध्र की क्रियाविधि के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनमें सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे मांड श्रृंखला परिकल्पना, जो जेडी साइने ने सन 1923 में जो ये सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। उससे पहले हम पढ़ते हैं रंध्र की गति क्या होती है। रंध्र की गति क्या होती है, प्रश्न आ जाए रंध्र की गति क्या है। तो रंध्र के खुलने में बंद होने की क्रिया को रंध्र की गति कहते हैं। रंध्र खुलते हैं, रंध्र बंद होते हैं। हमें पता है कि दिन में रंध्र खुल जाते हैं और रात्रि में रंध्र बंद हो जाते हैं। तो रंध्रों के खुलने में बंद होने की क्रिया को रंध्र गति कहते हैं। जब रंध्र की जो हमने संरचना पढ़ी थी कि ये जो रंध्र है इसकी एक द्वार कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? द्वार कोशिकाएं। इसमें हरितलवक, केंद्रक, जीव द्रव्य सभी पाए जाते हैं। और ये इनके पास में इनकी सहायक कोशिकाएं, हमने रंध्र की संरचना पढ़ी तो ये पास वाली सहायक कोशिकाएं, ये द्वार कोशिकाएं, ये खुला रंध्र है। जब रंध्र खुलता है तो जो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये स्फीत हो जाती है, मतलब फैल जाती है, फैलती है, स्फीत होती है। तब ये रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। और जब ये द्वार कोशिकाएं सलद होती है, ढीली हो जाती है, तो ये रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अब ये जो द्वार कोशिकाएं स्फीत कैसे होती है, सलद कैसे होती है, जिसके कारण रंध्र खुलते हैं, बंद होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, इसको समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए। जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है मांड श्रृंखला परिकल्पना, जो जेडी साइने ने 1923 में, कब? 1923 में ये सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था, प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या बताया? दिन में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, हमें पता है दिन में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें वो CO2 का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो दिन में जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 की कमी हो जाती है पत्तियों में, क्योंकि वो उनका CO2 जो बढ़ती है पेड़ पौधों में वो उपयोग आती है। तो CO2 का उपभोग होगा, उसकी कमी होगी। कमी होने से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो अधातु ऑक्साइड CO2, SO2, NO2 ये सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। CO2 की कमी होने का मतलब हो गया कि जो द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी होगी, तो इसका मतलब है कि द्वार कोशिकाओं में जो अम्ल है, अम्लता है वो कम हो जाती है। अम्लता क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि CO2 कम हो गया तो अम्लता कम होगी। CO2 बढ़ेगा तो अम्लता बढ़ेगी। तो CO2 की कमी होने से उच्च pH, मतलब आपको ये पता है कि कोई पदार्थ का pH ज्यादा होता है, इसका मतलब वो क्षारीय है, अम्लता कम है। और जिसकी pH कम होती है वो अम्लीय है। तो pH उसकी क्या हो जाएगी? कम। तो pH बढ़ जाएगी, क्योंकि अम्लता कम होगी तो pH बढ़ जाएगी। अब pH बढ़ने से तो द्वार कोशिकाएं, इनमें फास्फोराइलेज एंजाइम होता है, वो अधिक pH पर, कम अम्लता पर क्या होता है? फास्फोराइलेज एंजाइम वो सक्रिय हो जाता है। और फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होने से क्या होगा? जो मंड होता है, मांड जिसको बोलते हैं, मंड या मांड, वो फॉस्फेट जो पत्तियों में होता है उससे क्रिया करके फास्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा उसकी जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है। विसरण दाब न्यूनता बढ़ती है तो जल है वो, जो विसरण दाब न्यूनता अगर इनकी बढ़ेगी द्वार कोशिकाओं की, तो जो निकटवर्ती कोशिकाएं हैं उनसे जल है वो इसमें आ जाएगा। जो जल होता है ना, जल, वो द्वार कोशिकाओं में आ जाएगा। और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएगी? स्फीत हो जाएगी। स्फीत हो जाएंगे तो रंध्र वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। तो इस प्रकार ये रंध्र खुलने की प्रक्रिया। अब रंध्र बंद कैसे होते हैं? इसका ठीक उल्टा, रंध्र बंद होने में
कि रात्रि में समय जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है या धीमा हो जाता है तो CO2 की मात्रा है वो द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। और CO2 की मात्रा बढ़ने से अम्लता है वो बढ़ गई, सॉरी CO2 की मात्रा बढ़ने से अम्लता है वो क्या हो गई, बढ़ गई। pH है वो क्या हो गया, कम हो गई। ये ध्यान रखना, pH कम होता है तो अम्लता बढ़ती है, तो pH कम होता है तो pH है वो क्या हो गया, इनका कम हो गया। तो pH कम होने से जो मिश्रण दाब न्यूनता है वो क्या हो जाएगी, वापिस जो पहले बढ़ी थी वो कम हो जाएगी। और जल है वो द्वार कोशिकाओं से निकटवर्ती कोशिकाओं में वापिस से चला जाता है। और जल की कमी होने से ये जो द्वार कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएगी, सलत हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और ये रंध्र है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रात्रि में ये क्रिया क्या हो जाती है, रंध्र बंद हो जाते हैं। दिन में जब CO2 की मात्रा कम होती है तो रंध्र खुल जाते हैं। तो ये किस पे निर्भर करता है, CO2 पर मुख्यतः, pH पर। तो ये शायरी के अनुसार रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया। तो रात्रि में जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो दिन में बढ़ा था वो वापस क्या होता है, वो वापस मंड और फॉस्फेट में टूट के मंड वापस बढ़ जाता है। जो मंड पहले ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बना था वो वापस किसमें बदल गया, मंड में। और pH है वो क्या हो गई, कम हो गई, अम्लता बढ़ गई। CO2 की मात्रा बढ़ गई तो अम्लता बढ़ गई, तो वो मंड अलग हो गया, तो मंड वापस बढ़ गया, तो वो रंध्र क्या हो गए, बंद हो गए। शायरे से पहले जो ये बात है कि द्वार कोशिकाओं या पत्तियों में मंड पाया जाता है, ये बात शायरे से पहले, शायरे ने तो 1923 में बताई थी। शायरे से पहले वैज्ञानिक थे लॉयड, उन्होंने 1908 में, याद रखना है छोटे प्रश्न में पूछ सकते हैं कि 1908 में लॉयड ने पत्तियों में मंड की उपस्थिति के बारे में शायरे से पहले बताया था। अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड ने क्या किया कि जो हमने अभी शायरी की जो परिकल्पना जो सिद्धांत बढ़ा था उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने उसमें थोड़ा सा आगे जोड़ के क्या कह दिया कि जैसे जो शायरी था उसने तो केवल ग्लूकोज 1-फॉस्फेट तक ही बताया कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बढ़ता है और कोशिकाएं हैं वो pH बढ़ने से जो स्फीत हो जाती है, रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन इन्होंने इनकी परिकल्पना को स्टीवार्ड ने 1964 में इनकी परिकल्पना को थोड़ा आगे बढ़ाया। इन्होंने ये बताया कि ग्लूकोज जो 1-फॉस्फेट होता है उसकी तुलना में जो जल की घुलनशीलता होती है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में जब जल घुलता है उसकी तुलना में जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है या ग्लूकोज या तो 6-फॉस्फेट या जो ग्लूकोज बनता है वो जल में ज़्यादा घुलनशील होता है, यानी जल आसानी से घुल जाता है, कहने का मतलब इसकी तुलना में इन दोनों में। तो इन्होंने ये बात आगे बढ़ा के अपना बाकी सिद्धांत वही है, बस इन्होंने ये दो चीज़ें इसमें और जोड़ दी। तो इन्होंने क्या कहा कि उच्च pH पर, जो उच्च pH होती है, हमने कहा ना कि दिन में जब CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है तो अम्लता घट जाती है, pH बढ़ जाता है। तो उच्च pH पर मंड है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का निर्माण होता है। फिर जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट होता है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का ग्लूकोज में बदल जाता है। पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलता है, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। और क्यों बदलता है, क्योंकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट या ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की तुलना में जल में ज़्यादा घुलनशील होते हैं, जिसे जो इस द्वार कोशिकाओं का जो रस है उसकी सांद्रता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि पानी अंदर आता है इसमें, तो जल की सांद्रता इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोशिकाएं वो क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी और रंध्र वो खुल जाएंगे। तो इन्होंने ये दो बातें इसमें जोड़ी कि मंड है फॉस्फेट के साथ अभिक्रिया करके फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बदलता है। ये बातें यहाँ पर शायरी ने बताई, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो बढ़ता है वो फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, कौन सा ऐसा एंजाइम, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज
फॉस्फेट में बदलता है। और ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है वो फास्फोटेज एंजाइम, फास्फोटेज जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फेट इससे अलग हो जाता है, ग्लूकोज बनता है, जिसमें जल है वो ज़्यादा आसानी से उड़ता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में, और जिससे जल की सांद्रता कोशिका रस में या द्वार कोशिकाओं के रस में बढ़ जाती है और रंध्र है वो स्फीत हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। और रंध्र बंद होता है तो इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। लेकिन याद रखना, जो रंध्र बंद होने की प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। तो रंध्रों का बंद होना कम पीएच पर, कम पीएच कैसे होगा वो आपने शायरी में पढ़ा था कि जब रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पीएच कम हो जाता है। तो कम पीएच पर निर्भर करता है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ATP के रूप में, और वो ऊर्जा कोशिकाओं में होती है तो उसकी आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज होता है वो ATP की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ प्लस फॉस्फेट और दिखा सकते हो आप, किताब में नहीं दिखाया तो प्लस फॉस्फेट की उपस्थिति में हेक्सोकाइनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम है, इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो फास्फोराइलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, फास्फोराइलेज एंजाइम, जो फास्फेट को अलग करता है, फास्फोराइलेज एंजाइम मंड में और फॉस्फेट में टूट जाता है, पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पीएच का मान कम होने से जो जल है वो कोशिकाओं से बाहर निकलता है, सांद्रता कोशिका रस में उसकी सांद्रता जल की कम हो जाती है, और रंध्र है वो क्या हो जाते हैं, स्फीत होते हैं, स्लद हो जाते हैं, और रंध्र है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये स्टीरोड की है जो शायरी के सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन करके इन्होंने समझाया था। अगले चैप्टर में एक सिद्धांत और है जो इम्पोर्टेंट भी है, पोटेशियम का सिद्धांत, पोटेशियम की क्रिया पर आधारित सिद्धांत है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका इन दोनों, ये 2 सिद्धांत, 3 सिद्धांत हैं इसके, तो इम्पोर्टेंट है तीनों ही, तो इनका अध्ययन करें, समझें। धन्यवाद, जय हिंद।